हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कूल विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरो भाग 1 का चैप्टर 7 रजनी। तो इस पाठ का सारांश देखते हैं। तो रजनी पाठ का लेखक है मनु भंडारी। यह एक पटकथा है। चलिए इसका सारांश देखते हैं। मनु भंडारी के द्वारा रचित पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट अर्थात फिल्म की स्क्रीन के लिए भी हो सकती है। पटकथा क्या होती है? जो स्क्रीन के लिए लिखी गई कथा होती है वो पटकथा कहलाती है, और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे में फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई भी लेखक अन्य किसी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना पटकथा लेखन द्वारा पहुंचा सकता है। इसका कारण यह है कि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्म के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इसी कारण पटकथा लेखन की ओर लेखकों का रुझान हुआ है। यह मन्नू भंडारी के द्वारा लिखित रजनी धारावाहिक की कड़ी दी जा रही है। यह नाटक 20वीं सदी के 90 दशक का बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी स्वयं में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी, और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। तो इस पटकथा का मुख्य पात्र है रजनी। हर कड़ी में यह जुझारन और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। यहाँ रजनी धारावाहिक की जो कड़ी दी जा रही है वह व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या के और समाज का ध्यान खींचती है। तो इस पटकथा में किसका वर्णन किया गया है? रजनी इसके मुख्य पात्र है। रजनी, लीला और अमित इस पटकथा के मुख्य पात्र हैं। और अमित एक पढ़ने वाला बच्चा है। अमित की माँ का नाम लीला है, और रजनी एक पड़ोसिन है, यानी अमित की आंटी है। तो इसमें रजनी आवाज़ उठाती है जो ट्यूशन पर, क्योंकि यह शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में ट्यूशन किया जा रहा है, और जो बच्चे कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन होना आवश्यक है, लेकिन जो बच्चे होशियार हैं उनसे भी पैसा ऐंठते हैं टीचर, और ज़बरदस्ती नंबर न देने की धमकी दे करके ट्यूशन के पैसे लेते हैं। तो उस पर रजनी आवाज़ उठाती है। तो इसका पहला दृश्य देखिए। पहला दृश्य कहाँ से शुरू होता है? लीला के घर से शुरू होता है। लीला का घर है। रजनी लीला के घर आती है तथा उसे बाजार चलने को कहती है। वह अपने पड़ोसिन लीला के घर जाती है रजनी, और उसे बाजार जाने के लिए कहती है। लीला उसे बताती है कि अमित का आज रिजल्ट आ रहा है। रजनी उसे उसके लिए मिठाई तैयार करने को कहती है कि अमित होशियार बच्चा है, उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा, इसलिए मिठाई तैयार कर लो। तो क्योंकि अमित बहुत होशियार है, अमित के लिए रजनी आंटी हीरो है, क्योंकि वह गलत बातों का आवाज़ उठाती है। तभी अमित स्कूल से आता है और उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह रिपोर्ट कार्ड माँ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैंने पहले ही गणित में ट्यूशन लगवाने को कहा था। ट्यूशन न करने की वजह से उसे केवल बेहतर अंक मिले हैं। लीला कहती है कि तूने सारे सवाल ठीक किए थे तो तुझे 95 नंबर ज़रूर मिलने थे। रजनी कार्ड देखती है तो यहाँ अमित स्कूल से आता है और वह गुस्से में है, क्योंकि उसके मैथ्स में ट्यूशन न करने के कारण अध्यापक ने उसके नंबर काट लिए थे, और जिस बच्चे के नंबर 95 आने वाले थे उस जगह अध्यापक उसके 72 मार्क्स देता है। तो वह बच्चा क्रोधित है और अपनी माँ पर दोषारोपण करता है कि आपकी वजह से मेरे नंबर कम हो गए हैं। रजनी कार्ड देखती है और दूसरे विषयों में 86, 80, 88, 82 और 90 अंक मिले। सबसे कम गणित में मिले। अमित गुस्से व दुख से कहता है कि सर बार बार ट्यूशन की चेतावनी देते थे तथा न करने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते थे। तो बच्चा अध्यापक की बातें बताता है कि या तो ट्यूशन कर लो या फिर उसका भुगतान
उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, जिस वजह से मेरे नंबर अध्यापक ने मैथ्स में कम दिए। लीला इसे अंधेर गति कहती है। रजनी अमित को तसल्ली देती है तथा सारी बातों की जांच करती है। उसे पता चलता है कि मिस्टर पाठक उन्हें गणित पढ़ाते हैं। वे हर बच्चे को ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं। अमित ने हाफ ईयरली में 96 नंबर लिए थे। अध्यापक ने फिर भी उसे ट्यूशन करने का आग्रह किया था। यानी कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है जिसके 100 में से 96 नंबर आते हैं, फिर भी अध्यापक उसे ट्यूशन के लिए कहता है। अमित अपनी माँ पर इसका दोषारोपण करता है। रजनी उसे समझाती है कि उसे अध्यापक से लड़ना चाहिए, ये सारी बदमाशी उसकी है। रजनी अमित को कहती है कि वह कल उसके स्कूल जाकर सर से मिलेगी, तो अमित डरकर उसे जाने से रोकता है, क्योंकि अमित बच्चा है और वह रोक लेता है कि अगर आंटी जाकर के अध्यापक से मिलेगी तो वो मुझे डांटेगा। रजनी उसे डांटती है तथा अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है। दूसरा दृश्य, जब रजनी स्कूल में पहुंचती है तो हेडमास्टर के कमरे में उससे मिलने के लिए ऑफिस में पहुंचती है। रजनी अमित के स्कूल के हेडमास्टर से मिलने गई। उसने अमित सक्सेना की गणित की कॉपी देखने की अनुमति मांगी अध्यापक हेडमास्टर से। हेडमास्टर ने वार्षिक परीक्षा की कॉपियां दिखाने में असमर्थता दिखाई कि हम वार्षिक परीक्षा की कॉपी नहीं दिखा सकते। रजनी कहती कि अमित ने मैथ्स में पूरा पेपर ठीक किया था, परंतु उसे केवल 72 अंक मिले। वह देखना चाहती है कि गलती किसकी है। हेडमास्टर फिर भी कॉपी न दिखाने पर अड़ा रहता है और अमित को दोषी बताता है। फिर भी अध्यापक की कमियों को हेडमास्टर छुपा लेता है। रजनी कहती है कि अमित के पिछले रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं, इस बार उसके नंबर किस बात के लिए काटे गए। हेडमास्टर नियमों की दुहाई देते हैं तो रजनी व्यंग्य करती है कि यहाँ होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। हेडमास्टर ट्यूशन को टीचर्स व स्टूडेंट्स का आपसी मामला बताता है और वह इनसे अलग रहते हैं। रजनी उसे कुर्सी छोड़ने के लिए कहती है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हेडमास्टर की कुर्सी छोड़ दो, ताकि ट्यूशन के काले धंधे को रोका जा सके। हेडमास्टर आग बबूला होकर रजनी को वहाँ से चले जाने को कहता है। नेक्स्ट तीसरा दृश्य कहाँ होता है? रजनी का घर है, तो वहाँ पर है। नेक्स्ट है, शाम के समय रजनी का पति घर आते हैं तो रजनी गुस्से में होती है। वह उनके लिए चाय लाती है, फिर उन्हें अपने काम के बारे में बताती है। इस पर रवि उसे समझाते हैं। रवि कौन है? रजनी के पति हैं। टीचर ट्यूशन करें या धंधा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा। इस बात पर रजनी भड़क जाती है और कहती है कि अमित के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए? अन्याय करने वाले से अधिक दोषी अन्याय सहने वाला होता है। तुम्हारे ऐसे लोगों के कारण इस देश में कुछ नहीं होता। तो वह अपने पति को भी डांट देती है। नेक्स्ट चौथा दृश्य, स्थान है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कार्यालय। रजनी दफ्तर के बाहर बेंच पर बैठी अधिकारी से मिलने की प्रतीक्षा कर रही है, तो अब वो डायरेक्टर ऑफिस पहुंच जाती है। वह बेचैन हो रही है कि प्रतीक्षा करते करते वह बहुत देर हो जाती है, तो वह बड़बड़ाने लगती है। तभी एक आदमी आता है और स्लिप के नीचे 5 रुपये का नोट रख कर देता है। चपरासी उसे तुरंत अंदर भेजता है। रजनी यह देखकर क्रोधित होती है कि यहाँ भी सिफारिश चल रही है। वह चपरासी को धकेल कर अंदर चली जाती है और निदेशक उसे घंटे बजने पर अंदर आने की बात कहता है। रजनी उसे खरी खोटी सुनाती है। इस पर निदेशक उससे बात करता है। रजनी प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, तो निदेशक समझता है कि शायद वह कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वह बताता है कि बोर्ड मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 90% ग्रांट देता है। इस ग्रांट के बदले वे स्कूलों पर नियंत्रण रखते हैं। स्कूलों को उनके नियम मानने होते हैं। इस पर रजनी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन के धंधे के बारे में आपका क्या रवैया है? निदेशक कहता है कि इसमें धंधे जैसी कोई बात नहीं है। कमज़ोर बच्चे के माँ बाप उसे ट्यूशन करवाते हैं। यह कोई मजबूरी नहीं है कि बच्चा ट्यूशन करे। इस पर रजनी उसे बताती है कि होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर ट्यूशन न ली जाए तो उनके नंबर कम कर दिए जाते हैं। हेडमास्टर ऐसे टीचर्स के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज करता है। क्या आपको ऐसे रैकेट बंद करने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए?
इस पर निदेशक कहता है कि आज तक कोई शिकायत नहीं आई। रजनी व्यंग्य करती है कि बिना शिकायत के आपको कोई जानकारी नहीं होती। निदेशक अपनी व्यस्तता का तर्क देता है तो रजनी उसे कहती है कि मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ, कि कल ही मैं शिकायत पर शिकायत लगवा देती हूँ। नेक्स्ट है 5वां दृश्य। स्थान होता है अखबार का कार्यालय। अब वो रजनी वहाँ भी चुप नहीं होती। निदेशक कुछ नहीं सुनता है तो वह अखबार के संपादक के पास पहुंच जाती है। रजनी संपादक के पास जाती है और संपादक उनके कार्य की प्रशंसा करता है और कहता है कि आपने ट्यूशन के विरोध में बाकायदा एक आंदोलन खड़ा कर दिया, यह जरूरी है। रजनी जोश में कहती है कि आप हमारा साथ दीजिए तथा इसे अपने समाचार में स्थान दें। इससे यह थोड़े लोगों की बात नहीं रह जाती। इससे अनेक अभिभावकों को राहत मिलेगी तथा बच्चों का भविष्य भी संवर जाएगा। संपादक रजनी की भावनाएं समझकर साथ देने का वादा करता है और उसने सारी बातें नोट की तथा एक समाचार भिजवाया। रजनी उसे बताती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग की जा रही है स्कूल में। वे यह सूचना अखबार में ज़रूर दें तो सब लोगों को सूचना मिल जाएगी। नेक्स्ट 6वां दृश्य। स्थान बैठक स्थल। स्कूल में अब पेरेंट्स मीटिंग हो रही है तो वहाँ का दृश्य है। एक हाल में पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है। बाहर बैनर लगा हुआ है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, अंदर हाल भरा हुआ है, प्रेस के लोग आते हैं। रजनी जोश में संबोधित कर रही है कि आपकी उपस्थिति से हमारी मंजिल शीघ्र मिल जाएगी। कुछ बच्चों को ट्यूशन ज़रूरी है क्योंकि कुछ माएँ पढ़ा नहीं सकती तो कुछ पिता घर के काम में मदद ज़रूरी नहीं समझते। टीचर्स के इस प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें कम वेतन मिलता है। तो टीचर्स ने क्या बताया, बहाना बनाया कि हमें प्राइवेट स्कूलों में कम पैसे दिए जाते हैं जिसके कारण हमें अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए ट्यूशन करना पड़ता है। अतः उन्हें ट्यूशन करना पड़ता है। कई जगह कम वेतन देकर अधिक वेतन पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इस पर हमारा कहना है कि वे संगठित होकर आंदोलन चलाएं तथा अन्याय का पर्दाफाश करें। हम यह नियम बनाएं कि स्कूल का टीचर्स अपने स्कूल के बच्चों का ट्यूशन नहीं करेगा। इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे बच्चों के साथ जोर ज़बरदस्ती अपने आप बंद हो जाएगी। सभा में लोगों ने इस बात का भी समर्थन किया कि रजनी सही कह रही है। नेक्स्ट है 7वां दृश्य। स्थान है रजनी का घर। रजनी के पति अखबार पढ़ते हुए बताते हैं कि बोर्ड ने तुम्हारे प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। रजनी बहुत प्रसन्न होती है और पति भी उस पर गर्व करते हैं। तभी लीलाबेन, कांतिबाई और अमित मिठाई लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तो इस पटकथा में रजनी को एक बहादुर स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट चलिए इसका कथाकार यानी मनु भंडारी जो लेखिका है उसका जीवन परिचय भी देख लेते हैं। कई बार जीवन परिचय से संबंधित भी प्रश्नोत्तर पूछ लिया जाता है। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ एक कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ उपन्यास है तथा पटकथाएं रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। कुछ पटकथाएं भी लिखी हैं। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। मनु भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन छठे दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मनु भंडारी जी का विलय योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहाँ पारिवारिक जीवन, कहाँ नारी जीवन, तो कहाँ समाज के विभिन्न वर्ण के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है।
वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो। चलिए रजनी से संबंधित इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मुबारक हो। हाफ ईयरली, छमाही, अर्धवार्षिक परीक्षा। बेगुनाह, जिसका कोई गुनाह न हो, निर्दोष। हिकारत, उपेक्षा। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशक। रिकॉग्नाइज, मान्य। रिसर्च प्रोजेक्ट, शोध परियोजना। कंडक्टर, संचालन। सुनतीच नहीं, सुनती ही नहीं। दखल अंदाजी, हस्तक्षेप। पेरेंट्स, अभिभावक। इम्पोर्टेंट मैटर्स, महत्वपूर्ण विषय। बाकायदा, कायदे के अनुसार। इशू, मुद्दा। फोकस करना, ध्यान में लाना। अप्रूव्ड, स्वीकृत। मोन्टाज, दृश्य मीडिया, टेलीविज़न में जब अलग अलग दृश्यों या छवियों को एक साथ इकट्ठा कर उसे संयोजित किया जाता है, उसे मोन्टाज कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोन्टाज का क्या अर्थ है। तो ये दृश्य मीडिया है, जब अलग अलग दृश्यों या छवियों को एक साथ इकट्ठा करके जो दर्शाया जाता है उसे मोन्टाज कहते हैं। तो ये आपका रजनी पटकथा का सारांश यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।